स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है ना सबको क्लियर? हाँ जी। ठीक है। सूर्य जो ग्रहों का जो राजा है, वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य एक तरीके से किंग है। जितने भी बड़े अधिकारी, जितने भी हमसे बड़े, जैसे हमारे फादर, ये सब सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य प्लैनेटरी पोजीशन में राजा, एज ए राजा है वो। और क्या है सूर्य? सूर्य है कॉज ऑफ क्रिएशन। सूर्य कारण है हमारी जन्म का। हम इस पृथ्वी पर किस रीजन की वजह से हमने जन्म लिया है, उसका कारण, वो चीज हमको सूर्य बताता है। कभी कभी व्यक्ति पूछता है ना कि मैंने क्यों जन्म लिया है, तो सूर्य बताएगा आपको कि क्यों आपने जन्म लिया है। क्योंकि सूर्य जो है वो क्रिएशन का कारक है। जी। व्यक्ति एक जीवात्मा के रूप में आता है, और इसीलिए इस सूर्य को आत्म कारक ग्रह माना गया है ना। सूर्य हमारी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, जो हम, जितने हम भगवान के प्रति स्पिरिचुअल होते हैं, उसका भी कारक सूर्य है। सूर्य जितना अच्छा होगा आपकी कुंडली में, उतनी ही आप अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा, है ना। अगर सूर्य आपका अच्छा है, तो कहेंगे कि आपकी आत्मा बड़ी प्योर है। तो सूर्य का अच्छा होना कुंडली में कहीं ना कहीं हमारी सोल को दर्शाता है ना। तो आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा होगा, या जिन ग्रहों के साथ बैठा होगा, ठीक है, या जो ग्रह उसको देख रहे होंगे, उन ग्रहों के पास में कौन कौन से हाउस मौजूद हैं, वो हाउस उन कर्मों को दर्शाएंगे जिनके कारण आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा, या आप जिसके कारण आप पैदा हुए हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, और सूर्य जो है मान लीजिए चंद्रमा के साथ में है, और चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा का कनेक्शन जो है वो आपके फोर्थ हाउस से हो गया, यानी है अपनी ना, माँ से, मदर से। अपनी मदर से हो गया। तो उसकी उसके उसकी माँ के साथ में उसका बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होगा। जी। हर आदमी की जो आत्मा होती है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। हर आत्मा अपना एक उद्देश्य पूरा करने आती है इस पृथ्वी पर, है ना। जी। तो अगर उस आदमी की आत्मा का जो उद्देश्य है, अगर वो उसका पूरा हो जाता है इस जन्म में, है ना, तो उसको इस जीवन मरण से उसको मुक्ति मिल जाती है। और अगर जी। वो अपना उद्देश्य मान लीजिए पूरा नहीं कर पाती है, तो वो ऐसे ही तो बर्थ चार्ट को लेकर फिर आएगा, और यही क्रम चलता रहेगा उसका, जी। है ना। सूर्य की प्लेसमेंट जिन ग्रहों के साथ में है, वो ग्रह कौन से घर लेकर चल रहे हैं, है ना, और जी। वो किस हाउस को रूल कर रहे हैं, है ना, उसके कारण ये प्लेसमेंट होना बहुत, मतलब इस चीज की प्रिडिक्शन करना, इस चीज की जानकारी लेना, जब भी हम सूर्य की प्रिडिक्शन कर रहे हो कि सूर्य किसके साथ में है, और जो ग्रह उस सूर्य के साथ में है वो किन हाउसेस को रूल कर रहे हैं, तो सबका मिला जुला असर जो है ना हमारे आत्मा में आएगा। हमारा, हम किस चीज से दिल से अटैच होंगे, है ना, तो सभी सभी के गुण आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सूर्य मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस में है, तो जब तक आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जी। आपका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा, है ना। जी। मान लीजिए सूर्य सिक्स लॉर्ड के साथ में है, जैसे मान लीजिए सिक्स लॉर्ड मंगल है और मंगल के साथ में है ना, तो सिक्स लॉर्ड के साथ में चूंकि आपका सूर्य है, तो आपके सूर्य का जो सोल पर्पस हुआ, आपकी आत्मा की आने का उद्देश्य क्या हुआ? सेवा, क्योंकि सिक्स हाउस जो है ना सेवा से संबंधित है ना। जी। तो आपने सुना होगा कि व्यक्ति कहता है कि जब मैं ये काम करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाँ। कहने का कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं जो है उस काम से जुड़ी हुई है ना। जी। व्यक्ति कहता है कि मुझे ऑकल्ट बहुत पसंद है, मुझे मुझे ज्योतिष बहुत अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य जो है ना वो एर्थ हाउस से संबंध बना रहा होता है, या फिर वो एर्थ लॉर्ड के साथ में बैठा होता है, या जी। एर्थ लॉर्ड की दृष्टि उस पर पड़ रही होती है ना, या एर्थ हाउस में बैठा होता है। तो ऐसे लोगों को ज्योतिष बड़ी पसंद होती है। एर्थ हाउस से संबंधित जितने भी काम होंगे उसको बड़ा पसंद आएंगे, जी। क्योंकि हर आदमी की जो आत्म संतुष्टि का जो लेवल होता है ना, वो सबका अलग अलग है, और सबका कारण भी अलग अलग है। कुछ लोगों को अपने दोस्तों के बीच बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ लोग अकेला रहना पसंद करते हैं,
तो अगर मान लीजिए सूर्य का संबंध आपके 12th हाउस से बना हुआ है किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति जी। को अकेला रहना पसंद आएगा, है ना। हम्म। तो उसको आइसोलेशन में रहना बड़ा पसंद होगा, वो जितना अकेला रहेगा उसको वो उतना ही खुश रहेगा, है ना। जी। तो ये इस तरीके से सूर्य की जो प्लेसमेंट है ना, उसको बहुत ही हमको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की जहां पर भी प्लेसमेंट होगी तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर आप खुद बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य हम खुद हैं। किसी भी आत्मा की आध्यात्मिक उत्थान के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और सूर्य जी। हमारा कब अच्छा होगा? जब सूर्य का संबंध शुभ ग्रहों से बनेगा, जैसे चंद्रमा हुआ, गुरु हुआ, बुध हुआ, है ना। किसी भी रूप में संबंध बन जाए, संबंध बनना तो आप जानते ही हैं, किसी भी रूप में संबंध बने, चाहे वो उनके घर में बैठे हो, चाहे उस हाउस लॉर्ड के साथ में बैठे हो, है ना। तो अगर किसी भी आदमी के बारे में जानना हो कि इसकी आत्मा किस तरीके से है, तो उसकी आप कुंडली देखिए, ये देखिए कि सूर्य उसका किस कंडीशन में बैठा हुआ है। अगर सूर्य उसका बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की आत्मा प्योर है। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर राहु के साथ में संबंध बना के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में दाग लग गया, उसकी आत्मा प्योर नहीं है। प्योर कहने का मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी के साथ में चीट कर सकता है। आत्मा का हम्म। प्योर होना और ना प्योर होना, यही तो मतलब हुआ, है जी। ना। सूर्य का संबंध मान लीजिए सैटर्न के साथ में है, तब भी जो है ना उसकी आत्मा पूरी तरीके से प्योर नहीं होगी। उसके अंदर कुछ ना कुछ छल कपट या इस तरीके से अपना काम निकालने वाला, जैसे मान लीजिए सूर्य सूर्य राहु के साथ में युति बना के बैठा है, तो उसकी आत्मा को क्या होगा? उसकी आत्मा ये चाहेगी कि मेरा काम बने, दुनिया भाड़ में जाए। यही तो हुआ, राहु के साथ में संबंध बना के, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो गया। तो सूर्य की जितनी भी एनर्जी थी वो पूरी तरीके से राहु ने अपने कब्जे में ले ली। वैसे भी राहु जिसके साथ में बैठता है उसकी शक्ति को पूरी तरीके से वो ले लेता है ना। जी। तो सूर्य एक तरीके से हमारी आत्मा है। सूर्य की प्लेसमेंट जहां पर होगी वहां पर हम आत्मा से जुड़े हुए होंगे। इसी तरह चंद्रमा है, जैसे सूर्य हमको ये बताता है कि हमारी आत्मा कहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा की प्लेसमेंट बताएगी है कि हम मानसिक रूप से कहाँ से जुड़े हुए हैं। हम मन हमारे मन में क्या चलता रहता है, हम निरंतर क्या सोचते रहते हैं। चंद्रमा मान जी। लीजिए अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो 100% व्यक्ति पैसे को बनाने के बारे में सोचेगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहेगा। भले ही उसकी फैमिली से उसकी ना बन रही हो, भले ही दुनिया भर की टेंशन चल रही हो, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में, उसके मन में हमेशा पैसा और फैमिली, ये प्रायोरिटी लिस्ट में होंगी। या वो कुछ ना कुछ उसका थोड़ी थोड़ी देर में, अगर उसका जुपिटर भी यहाँ पर बैठ गया तो थोड़ा कुछ ना कुछ उसका खाने का मन करता रहेगा। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा सेकंड हाउस में होता है और जुपिटर के साथ में संबंध बन रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं, किन्हीं की आदत होती है ना किचन में बार बार जाने की, कुछ ना कुछ खाते रहने की। तो यही प्लेसमेंट होती है, हमारा मन कहाँ पर रखा रहता है। हम निरंतर मन मन से किसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। फिफ्थ हाउस में मान लीजिए अगर है चंद्रमा, है ना, तो व्यक्ति हमेशा मौज मस्ती या कुछ ना कुछ नया सीखने में मतलब दिमाग में सोचता रहेगा, हमेशा बच्चों के बारे में सोचता रहेगा। जी। तो मन हमारा वहां पर चला गया। किसी का चंद्रमा 10वें में है और सपोज वो आपके साथ में कहीं घूमने गया, तो हमेशा जो है ना वो घूम जरूर आपके साथ में रहा होगा, लेकिन उसके मन में उसका काम धंधा चल रहा होगा। वो फिजिकली तो जरूर आपके साथ में होगा, लेकिन वो सोच अपने काम काम को रहा होगा कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा काम कैसा चल रहा है। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती रहेंगी, है ना। जी। तो चंद्रमा जो है जिन घरों से जुड़ा हुआ होता है, आप जब उन घरों से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है ना। कई लोग कहते हैं कि चंद्रमा 12वें घर में होता है तो मन को पीड़ित करता हम्म। है ना, व्यय कराता है ये। जी। तो कहीं ना कहीं जो है व्यय जरूर कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं आइसोलेशन और मेडिटेशन का भी तो हाउस है ये। तो चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो उसका मन करेगा अकेले रहने का, उसका मन करेगा मेडिटेशन करने का, है ना। तो जब भी आप कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं, कोई भी कार्य, है ना, तो वहां पर चंद्रमा को जरूर आपको देखना होगा कि इसका मेंटल सेटिस्फेक्शन इसको कहाँ से मिलेगा।
तो चंद्रमा जहां पर बैठा होगा, चंद्रमा जहां पर प्लेस होगा, वहां से व्यक्ति को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मान लीजिए और चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी व्यक्ति का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जब भी व्यक्ति पैदा होता है, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र से उसकी दशा स्टार्ट होती है। तो कहना क्या मतलब यह है कि उसके पूरे जीवन चक्र में चंद्रमा का रोल बहुत बड़ा होता है। चंद्रमा ही निर्धारित करता है कि आप कब खुश रहेंगे, कब आप दुखी रहेंगे। तो ये सब चीजें चंद्रमा ही बताती है। चंद्रमा से ही हमको पता चलेगा कि चंद्रमा हमको क्या देने आया है इस कुंडली में, है ना। सिर्फ चंद्रमा की प्लेसमेंट हमारे जीवन काल को निर्धारित कर देती है। मैंने बताया ना कि दशा वगैरह जो है होता है, वो दशा जो स्टार्ट होती है वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से होती है, कि कब हमारा जीवन ऊपर जाएगा, कब हमारा जीवन नीचे जाएगा। ये सारा कालखंड जो है हम दशा और प्रत्यंतर दशा से देखते हैं, और जिसका निर्धारण जो है वो चंद्रमा करता है ना। तो जी मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, और अगर उसकी चंद्रमा की पोजीशन सही नहीं है, अगर मान लीजिए उसके चंद्रमा बहुत ही निगेटिव काम कर रहा है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनको बहुत परेशानी होती है। उनका अगर चंद्रमा मान लीजिए किसी न किसी तरीके से 6 8 12 हाउसेस से अगर मान लीजिए संबंध बना रहा है, छठवें घर में बैठा हुआ है, सिक्स लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है, या एट्थ लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है, या आठवें घर में बैठा हुआ है, या 12वें घर से किसी तरीके से संबंध बना रहा है, तो ऐसे बच्चों को बचपन में बाल अरिष्ट योग, मतलब बाल अरिष्ट योग बन जाता है उनकी कुंडली में। बचपन में ही मान लीजिए अगर चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा अगर बेहद पीड़ित है, तो उस बच्चे को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि पैदा होते ही अस्पताल में वो बहुत ज्यादा वो जूझ रहे होते हैं, बहुत टाइम गुजारते हैं अस्पताल में। कई तरीके की उनको समस्याएं हो जाती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को सर्जरी करनी पड़ती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं चंद्रमा की दशा चल रही होती है और उनका चंद्रमा बहुत ही पीड़ित होता है। जी जैसे आप लग्न कुंडली को देखते हैं, उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्र कुंडली। जी क्योंकि हालांकि केपी में हम चंद्र कुंडली के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमा के बारे में बात चल रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आपके जीवन में कोई भी चीज अगर घटित हो रही है ना, तो वो कहाँ स्टोर होती है? आपके अवचेतन मन में। और ये अवचेतन मन कौन बताएगा हमको? ये चंद्र कुंडली बताएगी कि हम इस समय अपने मन से क्या सोच रहे हैं। जैसे लगन हमारे बारे में बताता है, चंद्र कुंडली हमारे मन को बताती है। लग्न तो हमको ये बता रहा है कि हम ये बर्थ कैसा लेकर आए हैं, हमको किस तरीके से हमको चलना चाहिए, ये पूरा बर्थ चार्ट उसका बताएगा। लेकिन चंद्र कुंडली हमको ये बताएगी कि हम मन से कहाँ जुड़े हुए होंगे, हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी पूरे जीवन भर, या मन, अपने मन में हम क्या सोचते रहेंगे, है ना। तो किसी का अगर आत्मा और मन अगर एक ही जगह हो जाता है ना, तो उसका जीवन अच्छा जाता है। जी कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इवेंट जो है ना लग्न कुंडली से मैच नहीं करते हैं, है ना, तो वहां पर चंद्र कुंडली से वो जरूर मैच हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, उनका वो अपने मन से इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि उनके जीवन में वो चंद्र कुंडली काम कर रही होती है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को बच्चा हुआ, तो आपने ये सोचा कि कहीं ना कहीं उसका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुआ होगा, तभी बच्चा हुआ, क्योंकि पांचवा घर बच्चे का होता है। हाँ जी आपने लग्न कुंडली उठाई और देखी, वहां वहां कहीं ना, मतलब वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने लग्न कुंडली उठाई और फिफ्थ हाउस के बारे में देखना शुरू किया कि फिफ्थ हाउस से किसी का संबंध भी नहीं है, फिफ्थ लॉर्ड की दशा भी नहीं है, या आपको कोई संबंध ही नहीं मिला। तो आपको ये लगा कि ये इवेंट लग्न कुंडली से मैच नहीं कर रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? बच्चे के जन्म में जब भी आप किसी स्त्री की कुंडली देखते हैं, तो उसमें चंद्र कुंडली का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब भी कोई भी स्त्री माँ बनती है तो वो खुद चंद्रमा बन जाती है ना। तो जब कोई इवेंट दोनों कुंडली से मैच हो जाए, तो आप मान के चलिए कि 100% काम ये होगा, है ना। वैदिक वैदिक पद्धति में हम लोग लग्न कुंडली भी देखते हैं, चंद्र कुंडली भी देखते हैं, नवमांसा भी देखते हैं, है ना। तो जब भी अगर किसी घटना का हमको श्योर शॉट अंदाजा लेना हो, तो लग्न कुंडली के साथ में हमको एक बार चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए।
क्योंकि चंद्र कुंडली से भी हमको प्रॉपर अंदाजा हो जाता है कि ये इवेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। मंगल पर आते हैं। मंगल आपकी ऊर्जा है ना। मंगल की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आप अपनी ऊर्जा किस जगह इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कार्य करने में आपको सबसे ज्यादा मतलब अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। कई लोग अपने दोस्तों के बीच में बड़ा एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं, कई लोग अपने घर पर अपने परिवार के बीच में बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मंगल जिस भाव में बैठेगा या जिन ग्रहों के साथ में युति होगी उसकी, तो उस ग्रह के भाव बताएंगे कि आप किन क्षेत्रों में अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। मंगल मान लीजिए 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग अपने दोस्तों के साथ में बड़ा एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। जब भी वो अपने सोशल सर्कल में जाएंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा, बड़ा खुश रहेंगे वहां पर। अगर मान लीजिए लग्न में अगर मंगल बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो आप खुद एनर्जेटिक है। ऐसे लोग बड़े एनर्जी से भरपूर रहते हैं, है ना। तो मंगल, जैसे ही मंगल का नाम आएगा तो मंगल आते ही सबसे पहले हमको क्या याद आता है। जैसे ही मंगल की प्लेसमेंट आप किसी भी चार्ट में किसी हाउस में देखें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो इस हाउस में है। मंगल की प्लेसमेंट ये बताएगी कि ये व्यक्ति इस जगह पर अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, है ना। दूसरा शब्द क्या आता है मंगल के नाम पर? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, है ना। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नैसर्गिक स्वभाव ही है झगड़ने का। मंगल मान लीजिए छठे किसी व्यक्ति के मान लीजिए 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे ना कि इस व्यक्ति के दुश्मन बहुत होंगे, इस व्यक्ति का कर्जा बहुत होगा, इसके लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। 6th में होगा तो रोग रिपु ऋण, है ना। तो वो ऐसा व्यक्ति बीमार भी मिल सकता है, ऐसा व्यक्ति के कर्जे भी उसके ऊपर एक बैक टू बैक लगे रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है ना वो कर्जे का विकारक होता है। अगर मान लीजिए 7th में बैठा हुआ है तो रिलेशन में लड़ाई झगड़ा करेगा, बिजनेस पार्टनर से आप लोग झगड़ेंगे जिसका 7th हाउस में मंगल बैठा होगा। तो मंगल जहां पर भी किसी भी चार्ट में आपको बैठा मिल जाए, तो सबसे पहले आपको पहला शब्द आना चाहिए इसकी एनर्जी इस हाउस में रहेगी, और दूसरा शब्द आना चाहिए कि इसके लड़ाई झगड़े यहाँ पर रहेंगे, इसके कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रहेंगे, इसके खिलाफ लोग जो षड्यंत्र है वो इसी हाउस से लोग रचेंगे उसके खिलाफ, है ना। तो इस तरीके से मंगल की हमको प्लेसमेंट देखनी है। मान लीजिए जैसे किसी की मंगल की दशा मान लीजिए आ गई और 10th में मंगल अगर बैठा हुआ है, तो 100% जो है उसके कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्लेनेट जब भी रिजल्ट देता है वो अपनी दशा और अंतर दशा में देता है ना। तो जैसे ही 10th हाउस में मंगल बैठा होगा और मान लीजिए उसकी मंगल की दशा आ गई और 10th हाउस में मंगल बैठा है, तो 100% उसके कार्य क्षेत्र में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, कोई ना कोई वहां पर झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। लेकिन वो इनर्जेटिक भी फील करेगा, मतलब इनर्जेटिक भी रहेगा अपने काम के प्रति। 9th में अगर बैठा है तो पिता से झगड़ेगा। 100% अगर 9th में मंगल की प्लेसमेंट है तो ऐसे व्यक्ति के अपने फादर से विचार नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या टेंशन लगी रहती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है तो आपकी ऊर्जा भी वहां जाएगी, क्योंकि आप एनर्जी भी वहीं डालेंगे। तो मंगल जहां भी प्लेस होगा, आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, वो एनर्जी वहां पर अपनी एक्सप्रेस करेगा और वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा। ये क्लियर है? ठीक है। जी। तो मंगल की प्लेसमेंट हम इस तरीके से देखेंगे। जुपिटर, जुपिटर जब भी जुपिटर का नाम सामने आएगा तो जुपिटर जो है लक है हमारा, भाग्य है ना। तो व्यक्ति का बृहस्पति जहां पर बैठा होगा, बृहस्पति किसी भी अगर घर से जुड़ जाएगा, है ना, या किसी भी हाउस से उसका रिलेशन बनेगा, बृहस्पति उसमें शुद्धि का काम करता है, उस घर के लिए गंगा जल का काम करता है, उस घर को वो शुद्ध कर देता है, उस घर में उसका लक काम करता है।
क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुद्धि का कारक है। जैसे गंगा, जैसे किसी को शुद्ध करना होता है ना, गंगा चल के छींटे डालते हैं तो उसको पवित्र करने के लिए वो पवित्र हो जाता है। इसी तरीके की बृहस्पति की प्लेसमेंट जहां पर होती है वो हर चीज शुद्ध हो जाती है। जैसे हम कह रहे हैं ना गंगा जल के छींटे, तो इसी तरीके से बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो एक तरीके से शुद्धि का काम करती हैं, है ना। पांचवी और नवी दृष्टि जो होती है बृहस्पति की, पांचवी और नवी दृष्टि जहां पर पड़ती है या जिन भावों पर इसकी दृष्टि जाएगी, जिन पर भी इसका असर होगा, वहां पर ईश्वर की कृपा उस आदमी को मिलने लगेगी। डायरेक्ट संबंध बन जाएगा वहां पर ईश्वरी कृपा से। मैंने बताया था ना, बृहस्पति मान लीजिए अगर 2 में है तो उसके उसके पास में हमेशा उसको पैसे से भाग्य का साथ मिलेगा, उसके पास में पैसे की कमी नहीं होगी। 4th हाउस में बैठा है तो उसके पास में प्रॉपर्टी की कमी नहीं होगी, घर में सुख की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से बृहस्पति जहां पर बैठेगा तो वहां पर ये मानेंगे कि इस व्यक्ति की लक यहाँ पर फेवर कर रहा है ना। जैसे किसी को गाइडेंस देना हो ज्योतिष में, है ना, किसी को प्रिडिक्शन देना हो, किसी को भविष्य बताना हो, है ना, ये भी सब बृहस्पति करता है, ये सब बृहस्पति के काम होते हैं। आप एक अच्छा सक्सेसफुल प्रिडिक्टर बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका 2nd हाउस आपकी वाणी को दर्शाता है, ठीक है। जब भी जुपिटर 10th हाउस में बैठा होगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी ना 2nd हाउस पे, जी। पांचवी दृष्टि से देखेगा। हम्म, 2nd हाउस में बैठा होगा तो 6 को देखेगा, है ना। जी। नवी इसी तरीके से मान लीजिए 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन बहुत अच्छी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में बृहस्पति बैठ गया तो उनका बोला हुआ कभी जो है गलत नहीं जाता है, लगभग लगभग सच हो जाता है, बशर्ते कि वो आदमी थोड़ा सा प्योर हो, है ना, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो उस आदमी को। तो अगर ऐसे ही वो किसी चीज की प्रोडिक्शन कर देगा ना, तब भी वो काम उसका सही हो जाएगा। जी। तो जुपिटर की जब भी जो है दृष्टि संबंध 2nd से बन जाए, क्योंकि 2nd हाउस हमारा वाणी होता है, तो 2nd हाउस से किसी भी तरीके से संबंध बन जाए, 2nd लॉर्ड के साथ में जुपिटर हो या 2nd हाउस को देख रहा हो, 2nd हाउस में प्लेस हो, तो ऐसे लोग अचानक से कुछ भी बोल देंगे ना और वो सही हो जाता है, तो वो व्यक्ति खुद सोचता है कि ये कैसे सही हो गया, ये कैसे मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। इसलिए अगर बृहस्पति की ऐसी पोजीशन हो आपकी कुंडली में तो किसी को कुछ भी बोलने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वाक सिद्धि लेकर आए होते हैं, इनकी वाणी में एक सिद्धि होती है, और अगर इस सिद्धि को वो किसी तरीके से जगा लें, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लें, तो वो बहुत अच्छे प्रिडिक्टर बनते हैं। कुछ भी वो बोलेंगे, वो भगवान को उनकी बात को रखना पड़ेगा, भगवान को उस बात को सच करना पड़ेगा। उनके मुंह से निकल तो जाएगा, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी बनती है भगवान की कि उस आदमी को उसकी बोली हुई जबान को कैसे उसको सही करे। सर एक क्वेश्चन पूछूं अभी। पूछिए। बृहस्पति आपने कौन सा हाउस बोला? सेकंड हाउस। 2nd हाउस मैंने इसलिए बृहस्पति का बोला, सेकंड हाउस से संबंध बनाए या सेकंड हाउस में हो। 2nd हाउस मैंने इसलिए बोला, 2nd हाउस वाणी का होता है। हाँ जी। आप जिस भी अच्छा। प्रकार की वाणी का यूज करते हैं वो हम 2nd हाउस से देखते हैं, हम्म, है ना। 2nd हाउस वो वाणी है जो हम बोलने से पहले सोचते नहीं है, जो हम पैदाइशी लेकर आते हैं। 3rd हाउस वो कम्युनिकेशन है जो हम उस कम्युनिकेशन को निखारते हैं लोगों के सामने बोलने के लिए। तो 2nd, जब भी आप किसी आदमी के बारे में बोलते हैं ना कि यार ये आदमी बड़ा कड़वा बोलता है, ये हमेशा उल्टा ही बोलता है, हमेशा गाली गलौज करता है, आप उसका 2nd हाउस चेक करिए। 100% उसके 2nd हाउस में कोई ना कोई दिक्कत होगी, या फिर उसको कोई मैलेफिक प्लैनेट देख रहा होगा, या फिर वहां पे गलत वो मैलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे, या 2nd लॉर्ड जो है कहीं 6 8 12 में इस तरीके की पोजीशन में बैठा होगा, या किसी न किसी जगह पे वो इस तरीके का संबंध बना रहा होगा। तो ऐसे आदमी की वाणी जो है ना खरास हो जाती है, खराब हो जाती है ना। तो बृहस्पति जो है
जो बृहस्पति एक तरीके, जो हम सांस भी लेते हैं ना, वो भी बृहस्पति है, क्योंकि सांस का कारक है बृहस्पति, ऑक्सीजन का कारक है ना। तो जीव जिस, जो भी प्राणवायु है, जो भी उसके अंदर सांस जाती है, जो भी वो हवा लेता है, वो सारा बृहस्पति है। एक पेड़ है ना, हम पीपल का जो पेड़ होता है उसको हम मानते हैं ना, बृहस्पति की तरह पूछते हैं ना उसको, है ना। जी। तो इसीलिए, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है हमेशा, उसका काम ही है ऑक्सीजन देना, और विशाल होता है, एक्सपेंशन का कारक होता है। तो जिनका भी जुपिटर मान लीजिए अच्छा नहीं है या खराब है, जुपिटर जुपिटर खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे लोगों को पीपल की सेवा करनी चाहिए। सेवा, उस सेवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप गए पीपल पे पानी चढ़ा के आ गए, पानी तो हर कोई चढ़ाता रहता है पीपल पे, लेकिन अगर आपको अपने जुपिटर को मजबूत करना है तो आपको एक पीपल की आ, मतलब छोटे पेड़ से लगाकर बड़े पेड़ तक उसकी प्रॉपर सेवा करनी चाहिए। तो उनका जुपिटर अगर खराब भी होगा ना, तब भी वो किसी न किसी रूप में अच्छे रिजल्ट देगा आप। संतान जो होती है, ये भी जुपिटर से देखी जाती है। जुपिटर कारक है संतान का, प्रॉस्पेरिटी का कारक है ना। खाली वेल्थ प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, बरकत, है ना, एक्सपेंशन, है ना, बुद्धि। किसी भी चीज की वृद्धि की जब भी हम बात करेंगे, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो संतान हो, है ना, किसी भी चीज में जब भी हम वृद्धि की बात करेंगे, बढ़ने की बात करेंगे, तो वहां पर बृहस्पति का रोल आ जाएगा। बृहस्पति लक का भी कारक है ना। ये नाइन्थ लॉर्ड आपको बताता है ना, लक का होता है, भाग्य, नाइन्थ हाउस बताता है ना, भाग्य का होता है ना। जी। तो जुपिटर कारक है वहां का, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, है ना। तो वेल्थ का भी कारक है ये, पैसे का जी। भी कारक है, सेकंड हाउस का भी कारक है ये, फिफ्थ हाउस संतान का, इसका भी कारक है, 11th हाउस का भी कारक है, जुपिटर 12th हाउस का भी कारक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आधी कुंडली जुपिटर के हाथ में होती है। आपकी जी। कुंडली जो आपके कल्चर को ध्वस्त करता है, जो आपके आपके जिस कल्चर में आप चल रहे होते हैं, तो उस कल्चर को कौन ध्वस्त करता है? उसको करता है राहु, है ना, क्योंकि राहु जो है ना अनकंट्रोल्ड डिजायर है। तो अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है, अगर आप जुपिटर को अपने स्ट्रांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर राहु भी शांत हो जाएगा, है ना। तो जी। जुपिटर जितना मजबूत होगा, आपकी नेगेटिव विचार उतने आपको कम आएंगे, आपका माइंड उतना क्लियर रहेगा, है ना। तो अत्यंत ही एक तरीके से शुभकारी प्लैनेट है ये जुपिटर। जुपिटर जितना अच्छा होगा, आपका भाग्य आपको उतना साथ देगा। तो जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना कि शादी के बाद जो है ना मेरा भाग्य काम करने लगा, मेरा भाग्य सपोर्ट कर रहा है शादी के बाद में, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का संबंध 7th लॉर्ड से होता है। मान लीजिए 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ में युति में बैठा हुआ है, या जुपिटर खुद जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है ना, या फिर जुपिटर की राशि 7th हाउस में है, ऐसे लोगों को हम ये बोलते हैं कि उनका जो भाग्य है वो शादी के बाद जागता है, उनका लक सपोर्ट करता है शादी के बाद में। मान लीजिए 6th हाउस में जुपिटर तो जो 6th हाउस है वो आपके सर्वेंट को भी शो करता है ना। तो ऐसे लोगों के जो सर्वेंट होते हैं ना, वो उनकी प्रॉस्पेरिटी का कारक होते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोग अगर अपने घर में सर्वेंट रखना शुरू कर देते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है उसी टाइम से उनके परिवार में वृद्धि होने लगती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो खुशहाली में हो, है ना, चाहे कोई ना कोई नया सदस्य जुड़े, क्योंकि 6th हाउस सर्वेंट का है। तो एक तरीके से सर्वेंट भी इसके लक के साथी हो गए। जितना आप सर्वेंट रखेंगे, आपको उतना जो है ना लक का सपोर्ट मिलेगा। सर अगर अगर कोई हाउस में ये ग्रह हो ही ना, सेकंड में या सिक्स में कोई भी ग्रह ना हो, सिर्फ नंबर्स ही होते हैं, तो तो ये देखना पड़ेगा ना कि उस वो हाउस किस प्लेनेट के साथ में जा रहा है, कोई राशि तो होगी ना वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा, राशि किसके साथ बैठी है? हाँ, उसकी कोई ना कोई राशि वहां पे लिखी होगी। जी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना, किसी हाउस को रीड करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इस घर में कौन बैठा है,
अगर जी मान लीजिए वहां पर कोई नहीं बैठा है तो उस घर को कौन देख रहा है? अगर उसको कोई देख भी नहीं रहा है तो उस घर में राशि कौन सी है और उस राशि का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ अच्छा। है? यही तरीका मैंने बताया था ना आपको, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो जुपिटर की प्लेसमेंट एक चीज और बताती है कि जुपिटर जिस हाउस में बैठा होगा, हम्म, आपको उस हाउस से संबंधित लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि जुपिटर रिस्पेक्ट का कारक है, क्योंकि जुपिटर गुरु है, जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर हमारे पूर्वज है, जुपिटर हमारे पित्र हैं। तो जुपिटर जी की प्लेसमेंट जहां पर भी होगी, उस घर से संबंधित, उस घर के व्यक्तियों की, या उस घर से संबंधित जो भी चीज होगी उसकी हमको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए सेवेंथ में जुपिटर है, तो आपको अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जी जहां जुपिटर बैठा है वहां आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जी जुपिटर जो है ना विजडम का कारक है, गुरु का कारक है, ज्ञान का कारक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो आप पूरी तरह जुपिटर को डैमेज कर रहे हैं। जिनका अच्छा। भी सेवेंथ हाउस में जुपिटर होता है, आपने देखा होगा, ऐसे लोग अगर अपनी पत्नी की सलाह से अगर कोई काम करते हैं ना तो वो हमेशा सफल रहते हैं। अच्छा, तो सर ये लेडीज लेडीज के में भी काम करता है कि अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करे अगर सेवेंथ में है तो? हाँ बिल्कुल, अगर सेवेंथ में जुपिटर है किसी लेडी के, तब तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट। अगर लेडी के चार्ट में तो जुपिटर की सेवेंथ हाउस में प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। जी उसको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसका हस्बैंड खुद उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने वाला होगा, और वो खुद अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती होगी। और जी अगर वो ऐसा नहीं करेगी, तब फिर आप अपने जुपिटर को आप खराब कर रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको लक में सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी में सपोर्ट नहीं करेगा, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। जी। अगर सर सेवेंथ हाउस में गुरु ना होकर के गुरु की राशि हो, जैसे 9 नंबर हो या 12, तो भी यही असर होगा? नहीं, अभी अभी जब हम हाउस को लेकर जब हम चलेंगे, जब हम केपी से प्रोडिक्शन करना शुरू करेंगे, तब जी वहां पर आपको, जैसे मान लीजिए जुपिटर की राशि यहाँ पर 7वें में लिखी हुई है, ठीक हाँ है, जी और हाँ जुपिटर जी मान लीजिए 10वें घर में बैठा हुआ है, तो जी जब भी हम जुपिटर की वो बनाएंगे, प्लेस स्ट्रिंग बनाएंगे, तो उस समय सेवेंथ हाउस भी वहां पर यूज आ जाएगा ना। तो हम अच्छा सेवेंथ हाउस को लेकर भी प्रोडिक्शन करेंगे। तो हम ये भी हम मानेंगे कि सेवेंथ हाउस में जुपिटर का कहीं ना कहीं से रोल है। जी सेवेंथ हाउस को जुपिटर रूल कर रहा है, क्योंकि वहां पर उसकी राशि है, वो सेवेंथ लॉर्ड बन के बैठा हुआ है जुपिटर 10th हाउस में। जी तो जुपिटर की राशि भी बहुत अहम हो जाती है यहाँ पे, है ना। तो थर्ड जी हाउस में जैसे मान लीजिए जुपिटर है आपका, जी तो भले ही आपके छोटे भाई बहन आपको चाहे जितना परेशान करें, आपको जितनी भी लड़ाई करें, आपको चाहे जितना वो कष्ट दें, आपको जी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उनकी। क्यों? क्योंकि जुपिटर वहां पर बैठा हुआ है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जुपिटर आपको बैड रिजल्ट देगा। जी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आपको मदर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपनी बर्थ प्लेस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ये चीज आपको पता है, जुपिटर अगर खराब हो गया तो जुपिटर के खराब होते ही आपके 5 घर बर्बाद हो जाएंगे। कौन कौन जी से? दूसरा, पांचवा, नवा, जी 11वां और 12वां। जी सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है जुपिटर, है ना। जी हाँ जी तो जुपिटर इसलिए, जुपिटर को मतलब सही रखना इसलिए जरूरी होता है। हाँ जी जैसे जुपिटर हमारा ज्ञान है, वैसे ही बुध हमारी बुद्धि है ना। जी जी बुध हाँ बुद्धि का कारक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ जी है ना। जैसे जुपिटर ज्ञान है, उसी तरीके से बुध बुध जो है बुद्धि है। बुध इंटेलिजेंस है, हमारा चातुर्य है। जी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर हुए हैं, उनमें से एक एडिशन भी थे, है ना। उनको ये कह के हाँ स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था कि ये बालक मंद बुद्धि है। लेकिन हाँ उस जी वो मंद बुद्धि होता तो इतनी बड़ी चीज इन्वेंट कैसे कर देता वो, बिल्कुल है ना। तो कोई भी व्यक्ति है जो भी इस दुनिया में आया है ना, तो उसके पास में कुछ ना कुछ चतुराई है। बस ये फर्क है कि वो व्यक्ति अपनी चतुराई कहाँ कहाँ यूज करता है। हर व्यक्ति अपनी चतुराई अलग अलग इस्तेमाल करता हाँ जी है ना। कोई अपनी बुद्धि को कहीं यूज करता है, कोई अपनी बुद्धि को कहीं यूज करता है ना। तो कोई
व्यापार में अपनी बुद्धि को यूज करता है, कोई पढ़ाई में यूज करता है, कोई लर्निंग में यूज करता है ना, कोई दूसरों की समस्या को सुलझाने में यूज करता है, ये कोई भी सर व्यक्ति हाउसेस से ही होता है, जैसे जिस हाउस में भी बुध बैठा है बिल्कुल, उसी से। कोई जो है किसी किसी दूसरे के पैसे निकलवाने में अपनी बुद्धि यूज करता है। जब भी बुध एर्थ हाउस से संबंध बनाएगा तो ऐसा आदमी के पास में दिमाग बहुत अच्छा होगा कि वो किसी तरीके से वो दूसरे के जेब से पैसे निकाल ले। जैसे वो बहुत सारे लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं, जैसे LIC का काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो वो दूसरे के जेब से पैसे ही तो निकलवाते हैं, जी। है ना। तो किसी का मान लीजिए बुध 9th हाउस में बैठा हुआ है ना, तो उसकी बुद्धि वो अपनी यूज करेगा हायर लर्निंग में, है ना, हायर लर्निंग में वो अपनी बुद्धि यूज करेगा। तो मरकरी की प्लेसमेंट वो एरिया बताती है जहां पर आप अपनी चतुराई का यूज करते हैं। 10th हाउस में बैठा होगा तो प्रोफेशन में अपनी बुद्धि को आप बहुत यूज करेंगे। जी। 11th हाउस में बैठा होगा तो सोशल सर्किल में आप अपनी बुद्धि लड़ाएंगे। 12th में बैठा होगा तो पैसा कहाँ खर्चना है, किसको देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सब में आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, जी। है ना। 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो मनी मैटर्स में आप अपनी बुद्धि बहुत अच्छे से लगाएंगे। अपनी वाणी की चतुराई से आप अपनी फैमिली को बैलेंस रखेंगे। जी। लग्न में अगर मान लीजिए मरकरी बैठा हुआ है तो व्यक्ति स्वयं चतुर होता है, वो हमेशा अपना दिमाग चलाता रहता है कि जहां पर उसको दिमाग नहीं भी चलाना चाहिए वहां पे भी अपना दिमाग चलाएगा। जिसका भी मरकरी जो है लगन में होगा वो बेमतलब में अपना दिमाग चलाएगा, जहां पर उसको नहीं चलाना चाहिए वहां पे भी चलाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत आती है। लोग ऐसे लोगों से मिलना नहीं पसंद करते हैं, वो यही सोचते हैं यार ये बहुत चालाक है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ना। इस तरीके से आपको लोग बहुत मिलते होंगे जो हमेशा अपनी दिमाग चलाते हैं जहाँ पे नहीं चलाना चाहिए। जी। तो मरकरी की प्लेसमेंट, मरकरी जहां पर भी आप बैठा देखें, बस आप ये सोचिए कि ये व्यक्ति अपना दिमाग इसी हाउस में चला रहा होगा। जी। 4th में है तो घर में अपनी चतुराई चलाएगा, प्रॉपर्टी को खरीद बेचने में, प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाए उसमें अपना दिमाग चलाएगा, है ना। तो 5th हाउस में बैठा होगा तो कुछ ना कुछ नया सीखने में अपना दिमाग चलाएगा। उसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहेगा, नई नई बुक्स पढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, अगर बुध 5th हाउस में बैठा हुआ है। और अगर बुध 5th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका दिमाग इतना शार्प होता है कि कोई भी चीज एक बार अगर वो रीड कर लेते हैं ना तो वो इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि उसको रटने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसको उस 6 लाइन को पढ़ने के बाद में उस लाइन को वो 10 लाइन में बोल सकते हैं कभी भी, चाहे 1 महीने बाद पूछ लो, चाहे 10 महीने बाद पूछ लो, जी, क्योंकि आप वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। बहुत शार्प माइंडेड होते हैं जिनका 5th हाउस में वो होता है। क्योंकि ये सीखने का है ना, आर्टिस्टिक टैलेंट का है ना, ये कुछ ना हाँ कुछ जी। सीखने का। यहाँ से हम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, यहाँ से हम डांस भी करते हैं, यहाँ से हम गाना भी गाते हैं। तो इन सब चीजों का है 5th हाउस। और ये जो है क्या बोलते हैं, अफेयर्स वगैरह का भी है। जिनका भी बुध यहाँ पर होता है तो उनके मल्टीपल अफेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो अ, बुध है वो मल्टीपल चीजों का कारक होता है। अच्छा। हाँ, तो ये भी पोजीशन बन जाती है। अब उसके मल्टीपल अफेयर होंगे कि नहीं होंगे, ये एक आइडिया लगा बताया मैंने कि अगर बुध इस हाउस में होगा तो चांसेस बनते हैं। क्योंकि जी। मरकरी बच्चा है, उसका जो मन है ना वो इधर उधर भागता रहता है। हाँ और जी। चूंकि बैठा ही 5th हाउस में है, वो कारक ही है उस चीज का, तो यहाँ हाँ। पर बुध जो है ना उसका मन भटकाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध का संबंध अगर राहु से बन गया तब तो 100% वो लस्ट की तरफ जाएगा। शुक्र से बन अच्छा। गया तब भी वो 100% लस्ट की तरफ जाएगा। जी। हाँ, अब ये उसकी दूसरी प्लेसमेंट और देखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए इस तरह की प्लेसमेंट है और व्यक्ति बहुत ही सात्विक है ना, बहुत अच्छा है, तो फिर उसके लग्न को हमको देखना पड़ेगा कि उसके लग्न की प्लेसमेंट कैसी है, जी। उसके सूर्य की प्लेसमेंट कैसी है। अगर लग्न और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो उल्टा ही रिजल्ट देगा। यहाँ पर वो सात्विक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सूर्य जो है ना वो व्यक्ति की आत्मा को दर्शाता है, अगर जहां वो प्लेस होगा। जी। सूर्य अगर प्योर होगा, किसी निगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी, है ना? जी। हाँ जी।
तो इस तरीके से हमको इसकी प्लेसमेंट देखनी है बुध की। बुध जहां पर भी होगा हमको ये बस याद रखना है कि हमारी बुद्धि कहाँ पर काम करेगी। ठीक है। वीनस, जी वीनस जो है वीनस कहेंगे एक प्रॉस्पेरिटी का भी कारक होता है वीनस, पैसे का भी कारक होता है, हमारे स्पाउस का भी कारक है वीनस, है ना। जितनी भी ब्रांडेड ब्रांडेड जो चीजें हैं जैसे कपड़े हुए, ज्वेलरी हुई, है ना, और ये सब जो है गोल्ड जुपिटर से संबंधित होता है, लेकिन वीनस से संबंधित और ज्वेलरी होती है ना। जो गोल्ड होता है, जो सॉलिड गोल्ड होता है, जो जिसको बिस्किट बोलते हैं, जो गोल्ड की जो बिस्किट्स होती है वो जुपिटर होती है, और जितने भी गहने हैं, है ना, जो गहने हम लोग पहनते हैं वो सब वीनस होता है। जी तो वीनस की प्लेसमेंट जहां पर भी होगी वो बहुत हद तक उसके स्पाउस को भी शो करेगा कि उसकी स्पाउस की पोजीशन क्या है, किस नेचर की है, और व्यक्ति के दिमाग में अपोजिट सेक्स के बारे में क्या चलता रहता है वो भी वीनस की पोजीशन बताएगी आपको, है ना। तो वीनस से हम पैसे भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि हम किस भाव के प्रति हमारा एक सच्चा प्यार होगा, हम किस भाव से जुड़े हैं अपने आंतरिक अपने मन से, या किस भाव के प्रति हमारा अट्रैक्शन होगा। ये जो है ना वीनस की प्लेसमेंट आपको बताती है। सैटर्न के बारे में अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने सैटर्न के बारे में बताया, मैंने सैटर्न के बारे में नहीं बताया ना? नहीं। सैटर्न के बारे में नहीं बताया। तो अभी हमने शुभ प्लैनेट के बारे में पढ़ा, जितने भी शुभ प्लैनेट हैं। अब सैटर्न की बात जहां पर आ गई, तो सैटर्न की बात आते ही थोड़ा सा वहां पर इस तरीके की चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे दुख, बीमारी, या इस टाइप की चीजें मन में ख्याल आता है जब भी शनि शनि ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, है ना? तो वैसे भी हमारे पास में जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोगों के पास में ऐसे ही लोग ज्यादा आते हैं जो कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित हैं, है ना। तो ऐसे लोग ज्यादा, सताए हुए लोग ज्यादा आते हैं। तो हमारे कर्मों के द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं वो शनि है, जो हम कर्म करते हैं। क्योंकि शनि, आप जानते हो, शनि पीड़ा है, लेकिन वो डिसिप्लिन और ड्यूटी भी है। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना आप उस भाव के, जहां पर शनि बैठा हुआ उस भाव के प्रति अगर आप ड्यूटी निभाएंगे, अगर डिसिप्लिन वे में, तो फिर शनि आपको बैड रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हम ड्यूटी को बहुत ही छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ा दिया, या बीवी का काम कर दिया, या माँ बाप की सेवा कर दी, बस हो गई ड्यूटी। शनि की ड्यूटी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। आप बोलोगे कि कर्म करके परेशान हो चुका हूं, काम कर करके मैं परेशान हो चुका हूं, लेकिन कर्म तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जितना आप काम से परेशान होंगे उतना ही काम आपके ऊपर लगता चला जाएगा। ये है शनि। इस तरीके से शनि परेशान करता है। शनि वो ग्रह है जो आपको अपने उस एरिया को बताएगा, जो एरिया आपको, जिस एरिया से आपको दुख मिलेंगे। शनि की प्लेसमेंट जहां पर भी होगी वो एरिया आपके दुख का कारण बनेगा। हमने बात की थी ना कि जुपिटर फोर्थ हाउस में होगा तो हमें फोर्थ हाउस को हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन यहां अगर इस शनि फोर्थ हाउस में आ गया तो अब हमें शनि इस भाव से रुलाएगा। क्यों? जिस भाव में शनि बैठा है वो भाव हमको दुख देगा, उस भाव से हमको पीड़ा मिलेगी, वही भाव हमको रुलाएगा। शनि को समझना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। शनि एक तरीके से, शनि को आप ये समझें कि शनि एक तरीके से बाउंड्री है। ये लिमिट बनाता है किसी भी चीज की, किसी चीज को ये बांध देता है ना। और दुखों का कारण कौन है? शनि दुखों का कारण है। तो अब मैंने ये कहा कि अब मान लीजिए फोर्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो मैंने कहा ना कि शनि बांधने का काम करता है। तो कौन रोक रहा है आपको? किसने आपको बांध रखा है?
आपके दुखों का कारण आपका परिवार, आपका घर, आपका जन्म स्थान। ऐसे व्यक्ति से कहा जाता है कि जितने जल्दी हो सके आप अपना जन्म स्थान छोड़ दो, क्योंकि यहाँ उसको सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे, और कोई दुख नहीं देगा। उस व्यक्ति के घर वाले ही उसको दुख देंगे, उसके कारण ही वो दुखी रहेगा। कौन रुलाएगा? उसको अपनी माता के कारण रोना पड़ेगा, उसको अपनी माँ के कारण रोना पड़ेगा। भगवान श्री राम की कुंडली देखी आपने कभी? जी किसी ने देखी भगवान श्री राम की कुंडली? जी मैंने देखी थी, प्रथम भाव में उनके चंद्रमा था, ये तो याद है लेकिन मेरे को। फोर्थ हाउस में शनि है शनि अच्छा, उनके फोर्थ हाउस में, कर्क देखिए, लगन Yes, में। sir. हाँ, है ना? वो कर्क राशि है जी। फोर्थ हाउस में शनि है उनके। तो जी जो भी रामायण का युद्ध हुआ, उसका कारण सिर्फ रावण नहीं था। जो भी सारा खेल रचा गया, वो सब उनके घर से रचा गया, उनके फोर्थ हाउस से रचा गया। हाँ जी। फोर्थ हाउस इज द राज सिंहासन। फोर्थ हाउस से हम राज सिंहासन भी देखते हैं। आजकल के परिवेश में राज सिंहासन नहीं बोलेंगे, आजकल के परिवेश में मिनिस्टर और नेता देखेंगे। जब भी हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का भी आगे जब हम किसी इवेंट का जब हम अध्ययन करेंगे, तब उसमें फोर्थ हाउस का रोल मिनिस्टर्स और नेता से ज्यादा बनता है, जो बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, बहुत अच्छी, जिनकी पब्लिक में जो बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, उनका फोर्थ हाउस बहुत मजबूत होता है ना? जी तो श्री राम भगवान को अगले दिन राज सिंहासन मिलने जा रहा था, नेक्स्ट दिन, और रात में ही उनको बोल दिया गया कि जाओ वन को। ये है शनि। इस तरीके से शनि अचानक से परेशानी देता है। तो ना उनको राज सिंहासन मिलता, और ना ही शायद उनको वन जाना पड़ता, और ना ही युद्ध होता। तो सारा जी खेल जो है ना, वो सैटर्न ने रचा था उनके फोर्थ हाउस में बैठ के। आप जब अपने दुखों से लड़ते हैं, आपका शनि जिस घर में बैठा है, आपको उन दुखों को फेस करना ही पड़ेगा, आपको निभाना पड़ेगा उस हाउस को। शनि जिस घर में बैठेगा, आपको उस घर से संबंधित अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, उस घर के लिए आपको ब्यूटीफुल होना पड़ेगा, उस घर के लिए आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी। नहीं तो रोने के लिए तैयार आप रहिए। अगर आप ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो शनि आपको दुख देगा। देख लीजिए अपनी अपनी प्लेसमेंट आप। और शनि जिस घर में है, वहां के लिए जब आप हथियार डाल देते हैं, शनि के आगे समर्पित हो जाते हैं, तब तब आपको वहां के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। छठे घर में अगर शनि है, तो आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। सेवेंथ में अगर शनि है, तो पार्टनर के लिए आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा। नाइन्थ में अगर मान लीजिए शनि बैठा है, तो धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको अपने वर्क प्लेस पे जितना भी आपके ऊपर काम लादा जाए, आपको करना ही करना पड़ेगा। 11th में शनि बैठा है, चाहे जितनी कोशिश कर लो आप अपने दोस्तों से दूर भागने की, अपने सोशल सर्कल से बचने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रीजन की वजह से आपको अपने सोशल सर्कल में घुसना ही घुसना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको उस घर को झेलना पड़ेगा। और वो जब तक झेलना पड़ेगा जब तक आप अपने अकाउंट को क्लियर नहीं कर देते हैं। जो आप पास्ट बर्थ से जो अपना अकाउंट लेके आए हैं, जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर देते हैं, आपको उसके उस भाव के प्रति आपको ड्यूटी निभानी ही निभानी पड़ेगी। ये बताती है शनि की प्लेसमेंट। शनि हर कर्म का आपका हिसाब रखता है। इसको ना कोई रेमेडी से या एक तरीके से घूस देके इस तरीके से इससे नहीं बचा जा सकता है। आपको करना ही करना पड़ेगा। सैटर्न की प्लेसमेंट बताएगी कि आपको उस भाव के प्रति आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। नहीं तो उस भाव से आपको पीड़ा और दुख हमेशा मिलता रहेगा। शनि जिस घर में बैठेगा, आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है। जिस घर में शनि बैठता है, वो एक तरीके से बाउंड्री बना देता है उस घर की। शनि फोर्थ हाउस में है, तो शनि फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। भाई जब फैमिली रहेगी तभी तो वो हमको रुलाएगी। जब शनि मान लीजिए 5वें भाव में है, तो वो संतान की चिंता करेगा, लेकिन संतान तुम्हारा तुमको इतना परेशान कर देगी अगर शनि फिफ्थ हाउस में है, कि आप
इतना परेशान हो जाएंगे कि आप उसके प्रति रोएंगे कि अब मैं क्या करूं। तो शनि की प्लेसमेंट जहां पर भी होगी, जिस हाउस में होगी, आपको ये हमेशा याद रखना है कि इस हाउस के अगेंस्ट अगर हमने काम किया, इस हाउस के प्रति हमने अपना डिसिप्लिन, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो 100% शनि वहां से आपको कुछ ना कुछ परेशानी में डालेगा, है ना। तो ये कुछ प्लैनेट के कारक तत्व हैं जो प्लैनेट को देखते ही आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि शनि यहाँ पर बैठा है तो किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। हर किसी को खराब रिजल्ट नहीं देगा ना वो शनि यहाँ पर बैठ के, क्योंकि कुछ लोग अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे। 7th हाउस में शनि है, कुछ लोग बिजनेस बहुत अच्छे वे में चला रहे होंगे, तो उनको शनि बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। उनकी अगर मैरिड लाइफ में वो अपने पार्टनर के प्रति वफादार होंगे, अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे, तो उनकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत दिनों तक चलेगी, आजीवन चलेगी, और बहुत ही बैलेंस लाइफ जिएंगे दोनों लोग मिलकर, है ना। तो गुरु जहां बैठता है ना, वहां वो जो है थोड़ा सा डेंट भी लगाता है, लेकिन जहां वो देखता है उसको थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करता है गुरु की प्लेसमेंट। और शनि जहां बैठता है वहां उस भाव को डैमेज करता है, और जहां वो देखता है उस हाउस को प्रोटेक्ट करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जुपिटर, समझ में आई ये बात? समझ में आ रही है? यस सर आगे। जुपिटर यस जहां पर भी बैठेगा उस हिस्से को वो थोड़ा सा डेंट लगाता है, क्योंकि जुपिटर को दीपक कहा गया है। जब भी दीपक जलता है तो अपने नीचे वो अंधेरा करता है ना। तो गुरु जहां पर बैठेगा उस हिस्से को डेंट डालेगा, लेकिन जहां पर वो दृष्टि डालेगा उस हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन शनि जहां बैठता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, और जहां वो देखता है उसको डैमेज करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 6th हाउस में शनि बैठा हुआ है ना, और 6th हाउस में जैसे मान लीजिए 6th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो 6th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी सर्विसेज को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी जॉब को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरीके से शनि की प्लेसमेंट हम लेते हैं। भगवान श्री राम की कुंडली में एक चीज और आपने देखा होगा कि 4th हाउस में शनि है, तो 4th हाउस से सैटर्न 6th हाउस को देख रहा है ना। तो 6th हाउस में उनकी जुपिटर है भगवान श्री राम की कुंडली में, और जुपिटर जो है वो उच्च का है, वहां पर उच्च का होकर बैठा है जुपिटर 6th हाउस में। जो जुपिटर का जो लॉर्ड, मतलब जुपिटर की राशि है 6th हाउस में, कर्क लग्न की कुंडली है भगवान श्री राम की, जुपिटर की वहां पर राशि है, नवमी राशि धनु राशि है, और गुरु बैठा हुआ 1st हाउस में, उच्च का गुरु बैठा हुआ है। तो भगवान श्री राम का जो दुश्मन था रावण, 6th हाउस दुश्मन मतलब शत्रु को लेते हैं ना 6th हाउस से, तो जो शत्रु है उनका वो उच्च का लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का होके सोचिए शत्रु उनका कितना स्ट्रांग था, है ना। तो इसीलिए वो इतना ज्यादा वो ताकतवर था, क्योंकि वो एक तो 6th लॉर्ड था, और 6th लॉर्ड होने के साथ साथ वो उच्च का होकर वहां पर बैठा हुआ था। तो इसलिए उनका जो शत्रु था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो शनि की प्लेसमेंट आप लोग समझ गए, शनि जहां पर भी बैठेगा उसके उस हाउस से उस हाउस के प्रति हमको अपनी ड्यूटी निभानी है ना। तो शनि हमको परेशान नहीं करेगा, है ना। राहु, राहु तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। राहु को अगर हम एक शब्द में समझें कि राहु क्या है, तो राहु आपकी जिद है, आपकी डीप डिजायर है, जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे जो लोग किसी चीज के विपरीत चले जाते हैं, चाहे वो धर्म के विपरीत जाना हो या परिवार के विपरीत जाना हो, है ना, उनको विपरीत लेकर जाता है राहु। क्योंकि राहु जो है आपकी जिद है। राहु
अनऑर्थोडॉक्सी का भी कारक है। अनऑर्थोडॉक्सी जो एकदम अलग हो, जो बिल्कुल अटपटा हो, जो लीक से हटकर हो, है ना। मीन्स जो कल्चर और ट्रेडिशन, ये सब जो है ना, राहु इन सब चीजों को नहीं मानता है। राहु बस हासिल करना जानता है कि इस चीज को हमको हासिल करना है, किसी भी तरीके से ये चीज हमको चाहिए। तो राहु जो है ना, वो डीप अटैचमेंट है। राहु की प्लेसमेंट किसी प्लेनेट के साथ हो या किसी भी भाव के साथ में हो, वो एरिया ये बताएगा कि इस व्यक्ति का डीप अटैचमेंट यहां पर है। वो एरिया बताएगा कि जिसके लिए वो व्यक्ति पागल है, वो कुछ भी कर सकता है उस एरिया के लिए जहां पर राहु की प्लेसमेंट होगी। फोर्थ हाउस में अगर मान लीजिए राहु बैठा है, तो राहु लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा डीप अटैच्ड रहेगा, उसको ये चाहिए ही चाहिए। फिफ्थ हाउस में मान लीजिए राहु है या फिफ्थ लॉर्ड के साथ में है, तो बच्चे के लिए पागल रहेगा, प्रेम संबंध बनाने के लिए पागल रहेगा। टेंथ हाउस में है तो प्रोफेशन के लिए पागल रहेगा, प्रोफेशन, काम के प्रति उसका इतना ज्यादा लगाव रहेगा कि हमेशा वो रात दिन काम के ही बारे में सोचेगा, किस तरीके से उसको अपने प्रोफेशन में ऊंचाई पानी है। ये है राहु। राहु का जो दूसरा वर्ड है वो है अनऑर्थोडॉक्सी। राहु अगर मान लीजिए सेवेंथ हाउस में है, तो अनऑर्थोडॉक्सी में मैरिज कराएगा, किसी भी टाइप की अनऑर्थोडॉक्सी जो एकदम लीक से हटके हो, अलग हो। जैसे मान लीजिए हिंदू आप हैं तो मुसलमान से शादी होगी, सिख हैं तो ईसाई से शादी हो गई, आप लखनऊ में हैं तो आपने चेन्नई में किसी से शादी कर ली। ये हो, मतलब ये अनऑर्थोडॉक्सी। आप 5 फीट के हैं तो आपका पार्टनर 7 फीट का हो गया, आप गोरे हैं तो वो काला हो गया, आप इंजीनियर हैं तो वो डॉक्टर हो गया। इस तरीके से अगर सेवेंथ हाउस से राहु का संबंध बन रहा है, तो 100% उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें मिलेंगी। राहु अगर मान लीजिए टेंथ में बैठा है, तो करियर में अनऑर्थोडॉक्सी देगा। अगर मान लीजिए टेंथ हाउस वाला राहु जो है, अगर किसी के टेंथ हाउस में राहु है, अगर वो किसी ट्रेडिशनल करियर में होगा, मतलब जो नॉर्मल करियर होते हैं, है ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या और भी इस तरीके के जो और भी करियर होते हैं जिनको हर कोई चूज करना चाहेगा, तो वो उसका नहीं चलेगा, उसको कुछ ना कुछ अलग चुनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रेडिशन से हटकर। और अगर मान लीजिए उसने कॉमन करियर चूज किया, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, तो उसको सफलता मिलेगी ही नहीं, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कभी उसकी जॉब जाएगी या जॉब में परेशानी होगी। आपको अनऑर्थोडॉक्सी करियर चुनना ही पड़ेगा, आपको पार्टनर भी इस तरीके का चुनना ही पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल, अगर आप पार्टनर चुनेंगे, जैसे मान लीजिए राहु आपका सेवेंथ हाउस से संबंध बना रहा है, तो आपको, आपकी शादी तब अच्छी चलेगी अगर आपका जो पार्टनर होगा ना, वो बड़ा ही मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ होगा। अगर जो है वो स्पिरिचुअल हुआ, तो आपकी शादी चलेगी नहीं। स्पिरिचुअलिटी का कारक कौन होता है? केतु। अगर केतु संबंध बना रहा है सेवेंथ हाउस से, और अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है, तो चल जाएगी। कि अगर आपने शादी ट्रेडिशनल वे में की, तो किसी न किसी तरीके से राहु आपको डैमेज कर देगा। राहु एक चीज का कारक और है, फॉरेन कंट्री का। जब भी हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं, तो राहु की चीज सामने आ जाती है। भले ही हमारी कुंडली में फॉरेन कंट्री जाने के योग हो या ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से संबंध बना सकते हैं। किसी न किसी तरीके से फॉरेन कंट्री से संबंध, अगर आप चाहेंगे तो फॉरेन कंट्री से संबंध आप बना लेंगे, आप जा भी पाएंगे वहां पर। तो राहु को पकड़ने के लिए हमको सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अनऑर्थोडॉक्सी जो लीक से हटकर है, दूसरी हमारी उस भाव के प्रति डीप डिजायर। एक प्रेम होता है जो वीनस रिप्रेजेंट करता है उस भाव के प्रति, लेकिन एक होती है हमारी डिजायर, कि उसको पाने की इच्छा किसी भी तरीके से वो हमें मिलनी चाहिए। तो ये राहु की प्लेसमेंट आपको बताएगी। राहु जिस हाउस में होगा, आप चेक करिएगा अपने
आपकी उस चीज को पाने की इच्छा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए राहु का किसी का फर्स्ट हाउस में होगा, तो उसको जो है ना अपने आप को एक अच्छा दिखाने की, अपनी समाज में अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपने आप को बड़ा दिखाने की एक बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अगर लग्न में बैठा होगा राहु, उसका मन करता होगा कि समाज में उसको एक बड़े रूप में लोग जाने, है ना। केतु ठीक इसके विपरीत है। केतु जो है ना स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। जैसे कुछ लोग एक जगह शांत बैठकर पूजा करते हैं, योगी लोग जो होते हैं, है ना, इस तरीके का केतु नेचर देता है। एकांत रहना पसंद करता है जो भी व्यक्ति केतु ड्रिवन होता है। केतु जो है ना वो डिटैचमेंट को दिखाता है, किसी भी चीज से आप डिटैच हो जाते हैं, कोई खास लगाव नहीं रहता है आपका उस चीज के प्रति, या किसी चीज के प्रति लापरवाह हो जाना। क्योंकि केतु को एक योगी की तरह देखा गया, फकीर की तरह, है ना। तो केतु किसी भी भाव में बैठेगा, कहीं ना कहीं जो है आप उससे अपने आप को डिटैच फील करेंगे, किसी न किसी रूप में आप डिटैच जरूर फील करेंगे। केतु जो है वो आपकी उसको क्या बोलते हैं, इंटेंशन भी है, किसी के प्रति आपका नजरिया, आपकी नीयत, आपकी नीयत कैसी है किसी के प्रति, ये केतु रिप्रेजेंट करता है ना। क्योंकि और केतु जो है ना वो केतु वैराग का भी कारण है, और केतु रिजल्ट भी तुरंत देता है, क्योंकि उसके पास दिमाग तो है नहीं, उसके पास नीचे धड़ी है। तो जैसे राहु का दिमाग काम करता है, केतु तुरंत उसको एक्शन करता है, तुरंत उस पर एक्शन लेता है और तुरंत उस पर काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो है राहु, सॉरी, केतु जो है ना कहीं ना कहीं राहु से संबंध बनाकर चलता है। केतु ज्योतिष का भी कारक है, जो पराज्ञान, जो सिद्धि वगैरह जो होती है उसका भी कारक है केतु। मान लीजिए सूर्य सूर्य के साथ में है, तो पिता के लिए और आपके स्टेटस के लिए अच्छा नहीं होगा। ये डिटैचमेंट देगा उस एरिया से, आपको पिता से आपको अलग कर देगा। चंद्रमा के साथ में है मान लीजिए केतु, तो निर्णय लेने की शक्ति पे इसका बुरा असर होगा, क्योंकि मन का कारक कारक होता है चंद्रमा। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी कर देगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज को, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर। है ना? मंगल के यस साथ सर। मान लीजिए अगर होगा, तो ये संबंधों को खराब कर देगा, क्योंकि ये डिटैच करता है हर चीज से। भाई से अलग कर देगा आपको, भाई से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। बुध के साथ में होगा, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी लाएगा, आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ इस तरीके से करेगा कि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। हाँ, गुरु के साथ में अगर होगा तो अध्यात्म में जाएगा, ये मोक्ष देता है गुरु के साथ में, है ना। सामाजिक सोच से परे बनाता है लोगों को, बस ये समाज से डिटैच कर देता है, क्योंकि इनके जो विचार होते हैं ना वो सारे सभी समाज से थोड़ा सा अलग हटके होते हैं। जो गुरु का संबंध जब केतु से बन जाता है, शुक्र के साथ में होगा तो वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो डिटैच करेगा। सेवेंथ हाउस में से संबंध जब भी केतु बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति बड़ा लापरवाह होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि शादी मतलब डिटैचमेंट हो जाता है, खत्म हो जाती शादी, लेकिन वो अपने पार्टनर के प्रति बड़ा लापरवाह हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इस तरीके की पोजीशन आ जाती है कि डिवोर्स वगैरह की स्थिति बन जाती है। सर श्री राम जी की कुंडली में भी शुक्र और केतु एक साथ हैं, वीनस के साथ ही केतु है, उनका भी देखा जाए तो कहीं ना यही कहीं था। यस, वीनस एंड केतु उनका लगाव हुआ साथ था में। ना उनका। हाँ सर, अलग ही तो रहा है वो सारी हाँ लाइफ में बिल्कुल देखा बिल्कुल। देखा। हाँ, तो सेवेंथ हाउस में भी श्री अगर केतु रामचंद्र जी होगा का। ना, सेवेंथ हाउस में भी अगर केतु होगा, तो जब भी आप देखेंगे ना कोई चार्ट अगर आपके सामने कोई लेके आया है, और जब भी आप प्रिडिक्शन देंगे, तो प्रिडिक्शन आप सही दे रहे होंगे, आप अपने सूत्रों को अप्लाई करिए, और कोई भी बात बड़े कन्फर्म होके बोलिए। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की जब असलियत आप उसके सामने खोल देते हो ना, तो कुछ चीजें वो छुपा जाता है आपसे, चाहे वो शर्म के कारण यस छुपा जाता हो, है ना, चाहे वो सर, उस पीपल डोंट एक्सेप्ट द थिंग्स एक्चुअली। कई बार तो वो झूठ भी बोलने लगते ना, तो मोरल भी उस समय ना कहीं डाउन होना शुरू हो नहीं जाता नहीं नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल भी कई बार मोरल होता है। करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ।
जैसे या मान 7th हाउस में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपने 7th हाउस में केतु बैठा हुआ देखा तो आपको ये अंदाजा हो गया कि केतु चूंकि यहाँ पर बैठा हुआ है 7th हाउस में शादी वाले घर में, तो कुछ ना कुछ तो इसने वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम जरूर दी होगी। अब जी ये चूंकि दोनों पार्टनर को अलग करेगा, केतु अलगाव का कारक है, अलग करेगा, लेकिन अलग जो है ना वो किसी भी रूप में हो सकता है उसका पार्टनर कहीं ऐसी जगह जॉब करता हो कि वो अलग ही रहता हो, है ना, ये भी पोजीशन हो सकती है। या बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि साथ में रहते हैं लेकिन अलग होते हैं, जी उसको भी हम अलगाव का ही कारक मानेंगे। पहले के जमाने में होता था कि जो है अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो एक तरीके से वो घर से अलग हो जाते थे, वो दूसरे घर में रह रहा है, ये दूसरे घर में रह रहा है। लेकिन आजकल के जीवन में क्या है कि दोनों की नहीं भी बन रही होगी ना तब भी वो एक ही बेडरूम में सोएंगे, लेकिन बनेगी नहीं आपस में। जी तो सर, उस बनते हैं ना तो अलग ही, मतलब दूर दूर होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के में है राहु केतु आमने सामने, हम्म फर्स्ट में राहु 7th में केतु, तो हम जब से इनकी जॉब लगी हम अलग अलग ही रहते हैं। अलग लिए, हाँ वही साथ मैं में कह रहा हूँ। रहते थे तो ये ऐसी थी कि सुबह को चले गए, शाम को रात को आए, ऐसा नहीं था कि एक साथ पूरे दिन रहे, ऐसा नहीं और होता। आपके हस्बैंड का एक नेचर ये भी होगा कि वो बहुत सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ देते होंगे, वो ये सोचते होंगे यार ये कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ हाँ, है ना, ऐसा है। बड़े बड़े लापरवाह टाइप से जैसे कुछ लोग ना। लेकिन अगर राहु मान लीजिए 7th हाउस में होता, देखिए अंतर दोनों में बताऊं क्या होता है। अगर मान लीजिए 7th हाउस में राहु होता तो हम्म, आपके हस्बैंड आपको छोड़ ही नहीं पाते, आपको मार्केट नहीं भेजते, अगर मार्केट भेजते तो 20 बार फोन करते कि यार तुम वहां गए हो, कब आओगे वापस। उनका जो ना डीप एक तरीके से डिजायर हो जाती है आपके प्रति, हर हाँ बात पे आपको टोका टाकी करते, हर बात पे आपको फोन करते कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि नहीं, केतु 7th हाउस में है, इसलिए उनको आपकी उस तरीके से चिंता ही नहीं है, लापरवाह है उस रिलेशन के वैसे प्रति। वैसे केयर करते हैं पूरी, हम्म लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि हम हमेशा साथ ही रह पाए, ऐसा नहीं। हम्म हम्म हम्म। और वैसे सर ये लगन चार्ट में है, उसमें तो मेरे को ध्यान भी नहीं है, केपी में शायद अलग है केपी। उसमें उसमें नहीं है, उसमें 7th में नहीं, नहीं है। केपी में चाहे 7th में शनि है इनके, ये ओके, चक्कर। हाँ तो दूसरी प्लेसमेंट कुछ होगी। हाँ, ये था, तभी मैं बार बार पूछती हूँ कि लगन में ऐसे ग्रह बैठे हैं, केपी में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। हम्म